नमस्कार। आज के वेबिनार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ तीन तरह के एक्सपर्ट जुड़े हैं। पहले एक्सपर्ट जो हैं वो थोड़ी देर में आएंगे, जो कि प्रशासन से हैं, कैप्टन शक्ति सिंह जी। और बाकी जो दो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ चुके हैं। उसमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हारून साहब का। अमीर तबलीगी जमात नू, सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल प्रमुख भी हैं। डॉक्टर स्नेहल डे, श्वसन चिकित्सा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जो कि कोविड-19 उपचार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र भी है। नमस्कार डीसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला जुड़ने के लिए। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मौजूद तमाम आलिम फाजिल मोजे साहिबान, डॉक्टर स्नेहल डे भी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं। आप सभी को सबसे पहले तो आदाब, नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया, जरूरी काम से मसरूफ था मैं, तो कुछ बातें मैंने अभी तक सुनी हैं आपकी। मैं मेरे ख्याल से मीनाक्षी जी, बेहतर होगा कि मैं एक श्रोता बन करके सुनने की कोशिश करूं पहले कि कंसर्न्स क्या हैं, तीसरी लहर के बारे में सोच क्या है, डॉक्टर्स की, तमाम जो दीन और दुनिया की इल्म रखने वाले हमारे मोजिज आलिम फाजिल साहिबान जो मौजूद हैं, उनकी बातें सुने। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं थोड़ा बहुत अपने विचारों से। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस कंटिन्यू विद द मीटिंग, और इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद शायद कुछ बात कर पाऊंगा मैं। जी। सो हारून साहब, आप तबलीगी जमात, जो कि मेवात में एक बहुत बड़ी जमात है, आप उसके प्रमुख हैं। तो आप ये बताइए कि आपका कोरोना को लेकर के क्या विचार है, और आप कैसा सोचते हैं कि कोरोना की ये जो लड़ाई है वो हम लोग किस तरीके से, प्रभावी तरीके से लड़ सकते हैं। कोरोना से जो ये बीमारी पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, इस बीमारी का जो वजूद हुआ है ये तो हम सब महसूस करते हैं। कोई हमसे चूक गलती हुई है, मालिक की जिस जमीन पर रहते हैं उसमें कोई हमसे ऐसी भूल चूक हुई है, नाफरमानियां हुई हैं, जो ये हम पर मुसीबत या अज़ाब की शक्ल बनकर आई है। इनफरादी इंसान जब अमल करता है, मालिक का हुक्म तोड़ता है, जिसकी जमीन पर रहता है, जिसका पानी पीता है, जिसकी हवाओं से लेकर सांस जीता है, अगरचे उसकी नाफरमानी हमसे ज्यादा हो जाती है, वो बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर, वो माफ करता रहता है। एक होता है इनफरादी अमल, एक इंसान का खुद का अमल होता है, उसके खुद के अमल का असर उसी के ऊपर होता है। एक होता है इज्तिमाई अमल। इज्तिमाई अमल पूरे गांव बस्ती का, पूरे मुल्क का, शहर का, जब एक अमल ऊपर जाता है तो उस अमल के असरात और उसका जो है बदल जो है हम सबके ऊपर आता है, हम सबको उसको भोगना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूँ, जो ये बीमारी और महामारी फैली हुई है, तो इसको दूर करने के लिए हमें उसको राजी करना भी जरूरी है। ये हमारे नबी ने फरमाया, ये बीमारियां आती रहती हैं, उस दौर में भी आई हैं और हर दौर में आती रही हैं और आती रहेंगी, मगर जो वक्त के हुक्मरां हैं या रहनुमा हैं या हमारे जो है प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे देश को लेकर चलने वाले हैं, और वो बहुत फिक्रमंद हैं। दूसरे हमारे डॉक्टर हजरात की टीम और हर एक जो है डिपार्टमेंट इस मेहनत में लगा हुआ है, हम उसके मशकूर हैं, मसनून हैं। और इसके लिए हम ये यकीन रखते हैं कि इस बीमारी को दूर करने के लिए हम सबको एकजुट होकर और एक फिक्र होकर और हम एक आवाज में, और जितने भी बचाव के सुझाव हो सकते हैं जो ये हमारे डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि भाई इनसे हमें बचना है, मास्क लगाना जरूरी है, और जो है हाथ धोना जरूरी है, और दूरी बचाए रखना, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। ये हम अपने सामाजिक लोगों में जब बैठते हैं, उठते हैं, और घर परिवार में, रिश्तेदारियों में जब हम उठते बैठते हैं, हम सारी बातें शेयर करते हैं और इन बातों को हम बराबर कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है, रहा दवा का इस्तेमाल करना सुन्नत है। तो इस वक्त की जो है बीमारी है,
और ये वबा फैली हुई है, इससे बचने के लिए जो भी उपाय सोचे गए हैं या हमारे डॉक्टर हजरात, हम सबको उस पर चलना और उसका अमल करना जरूरी है। वैक्सीन की दवा है, या जो है मास्क का होना जरूरी है, या हाथ धोना जरूरी है, या डिस्टेंस बनाना जरूरी है, ये उपाय हैं। ये सभी तरीके के उपाय हम सबको अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें। तो हम इस चीज का प्रचार करते हैं और इस पर विश्वास रखते हैं और हम दूसरों को भी इसका बारे में बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर स्नेहल की तरफ। डॉक्टर स्नेहल हमारे साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं और देखिए वो फेफड़ों के जो रोग होते हैं उसके विशेषज्ञ हैं और जब से मार्च 2020 में जब से कोरोना का प्रकोप आया भारत में, तब से वो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल करके। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस बीमारी में अपनी माँ को खोया है, तो उनसे ज्यादा पर्सनली और प्रोफेशनली, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर एज अ डॉक्टर, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोरोना को समझने वाले कम ही मिलेंगे। यही वजह है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा सा समय निकाले और हमारे बीच में जुड़े। तो डॉक्टर स्नेहल, आप ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि गांव की जो आबो हवा है वो साफ है, जैसे कि हिमालय के लिए कहा जाता है कि हिमालय की आबो हवा साफ है, विदेशों की आबो हवा साफ है। तो फिर जो हमारे गांव है वहां पर क्या कोरोना कम होगा? क्या जहां की आबो हवा साफ होती है वहां कोरोना कम होता है? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, मेरे को इस मौका देने के लिए, बात करने के लिए। मैं मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमको ये मौका दिया गया कि हम इतना दूर से हम के बारे में कुछ कर सके और उनको कुछ बोल सकें। तो आपने जो सवाल पूछा कि अगर ये आबोहवा या पर्यावरण जितना शुद्ध रहेगा उसके लिए कोरोना फैल सकता कि नहीं, देखिए ये एक कॉन्सेप्ट और ये सोच मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है। तो मतलब ये कि अगर आपकी हवा बहुत साफ है, यदि आप हिमालय में भी रह रहे हैं, यदि आप लद्दाख में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तब भी वहां पर कोरोना की तीसरी हाँ, क्योंकि कोरोना अगर ये नहीं होता तो आप मान लो हम लोगों का यूरोप में जो देश है, जो मुल्क है हम लोगों का यूरोप में, वो मुल्क इटली, फिर आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, वो सभी जगह पे हम लोगों ने कोरोना का केस देखा है। और किसी देशों में तो तबाह हो चुका है, लाइक इटाली तबाह हो चुका है उन लोगों का एक वैश्विक महामारी से। तो इसके साथ पर्यावरण का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है और सारा विश्व में हम लोग गिनती का बाहर चला गया है कितना केस है हमारे पास। जी, तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई भारत में, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हमारे पास, हालांकि आंकड़े जो है वो सरकारी तौर पर नहीं है, पर 70 लाख के करीब मौतें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए तीसरी लहर आती है तो क्या उसमें ये जो मौतों का आंकड़ा है वो जो दूसरी लहर आई थी उसको पार कर जाएगा? क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और उस तरह की रोकथाम अभी हमारे देश में नहीं है। जी, ये है कि देख, ये जो आंकड़ा के आप जो बात कर रहे हो, किसी भी अगर वैश्विक महामारी जो होता है, पिछले कई लास्ट में जो हुआ था, स्पेनिश फ्लू बोलो या कोलेरा बोलो, हर टाइम जो देखा जाता है जो दूसरा लहर आता है वो सबसे ऊंचा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो इस बार भी हुआ, लोग पहला जब लहर आया तब वो लोग डरे हुए थे कि मेरे को हो सकता है। दूसरा लहर जब आ गया, ये पहला लहर चला गया, उसके बाद क्या, वो लोगों का डर चला गया ना, चलो हम लोग कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड लहर इतना ऊंचा चला गया कि लोग अभी फिर से डरे हुए हैं। मेरे को लगता है कि ये डर बरकरार रहेगा तो लहर कम हो सकता है। ये तो मैंने आपको एक नॉन साइंटिफिक या एंगल से समझाया, बट अगर आप साइंटिफिक बात से मेरे से पूछोगे तो ये पूरा ही डिपेंड करता है हमारा पॉपुलेशन या हमारा आबादी का कितना परसेंट या कितना प्रतिशत लोग अब तक कोरोना से अफेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, कि महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कई करीब 80% लोग मुंबई के, उनमें कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, कोरोना उनको हुआ है।
तो वहां का लोगों में एक इम्यूनिटी आया है। हाँ, इम्यूनिटी मतलब उन लोगों का ऐसे ही रेजिस्टेंस है ये कोरोना से, तो वहां पे तीसरा लहर कम होगा। पर अगर आप नूह का बात करो या फिर मान लो किसी भी गांव का बात करो, वहां पे मान लो 100 आदमी है, उनमें से सिर्फ 2 या 4 या 10 को हुआ है। मतलब 90% लोगों, 90 आदमियों को अभी कोरोना नहीं हुआ है और 90% लोगों का भी कोरोना नहीं है। तो अगर ऐसा एक पॉपुलेशन है और ऐसा एक आबादी के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे कोरोना ज्यादा फैल सकता है। और इसीलिए हमारा सरकार या पूरा विश्व में जो सरकार चल रहे सारे मुल्क अपने देशों में वैक्सीनेशन का इतना प्रमोशन कर रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम लोग तीसरा वेव को मुकाबला कर सकते हैं और उसका चढ़ाव को हम इतना कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं तो अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये आप सही कह रहे हो, तीसरी वेव इससे भी बड़ा हो सकता है। और हमारे जैसे भारत, हम लोगों का इतना आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है हम लोगों के पास, हम लोग अभी तक सिर्फ 4% लोगों को पूरा वैक्सीन दे सके हैं। तो हमारे लिए तो ये रिस्क है, दूसरे देशों के लिए इतना रिस्क नहीं है, पर हमारा भारत के लिए तो तीसरा वेव के लिए हमको पता नहीं क्या हो सकता है। पर डेफिनेटली हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का आबादी इतना ज्यादा है और वैक्सीनेशन इतना कम हुआ है। ये बात सही है, हम बहुत वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बोला जा रहा था कि इंडिया करीब भारतवर्ष करीब एक दिन में एक कतार का आबादी का वैक्सीनेशन कर रहा है, पर वो इनफ नहीं है, काफी नहीं है, हम लोगों को और करना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू डॉक्टर स्नेहल। खैर वो तब तो हम लोगों का एक लिमिटेशन होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का। जी, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे दूसरी लहर आई थी तो उसमें कहा गया था कि फेफड़ों को कम नुकसान पहुंचा, क्योंकि कोरोना का जो वायरस था वो उतना मजबूत नहीं था, उतना ताकतवर नहीं था। उसके बाद जो दूसरी लहर आई उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसके बाद अब जो तीसरी लहर आएगी तो उसमें कितना नुकसान पहुंच सकता है? मेरा नुकसान कहने का मतलब ये है कि जैसे पहली लहर में 30% ही फेफड़े खराब हुए, लहर में 70%। तो इस तरीके से आप क्या कुछ एक साइंटिफिक फिगर बताएंगे कि कितने फेफड़े खराब हो सकते हैं? देखिए, फेफड़े साइंटिफिक फिगर तो हम नहीं बता सकते आपको ऐसे, क्योंकि अभी थर्ड वेव हमने हिट नहीं किया और हम लोगों के पास उसका संख्या भी अभी तक नहीं है। लाइक आपने जो बोला 30% लोगों में 3 महीने के बाद भी हमको दिखाई दे रहा है कि उन लोगों में फेफड़ों में प्रॉब्लम रह रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। तो थर्ड वेव में ऐसा अलग तरीके से हम बोल नहीं सकते, बट आपने जो बताया कि पहले जो आप सवाल शुरू किए कि फेफड़ों के अलावा भी और दूसरा ऑर्गन में भी इफेक्ट हो सकता है, वह ये सही है, आपको आपने सही फरमाया कि इस बार जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि फेफड़ों के साथ दूसरे ऑर्गन लाइक आपका हार्ट में, ब्रेन में, ठीक है, कभी कभी इंटेस्टाइन में, हाँ पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब हम लोगों ने साइंटिफिक कम्युनिटी में इस विषय में चर्चा चल रहा है और काम करना बाकी है। पर ये सही बात है कि दूसरा जो ऑर्गन्स है या दूसरा बीमारियां भी उससे एग्रावेट हो सकता है। लाइक जिसको डायबिटीज है, प्रेशर है, वो लोग रिस्क में और वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। और कोरोना का एक ही प्रॉब्लम कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई दिया जाता है वो दूसरे जो बीमारियां है उसको बढ़ावा देता है। जो लाइक डायबिटीज जिसको होता है उसको हमको कोरोना ट्रीटमेंट में आपके लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है, तो स्टेरॉइड में से उसका डायबिटीज जो जिसका रहता है, जिसका कंट्रोल में भी रहता है, वो भी कंट्रोल से बाहर जाता है। तो ये हम लोग मैं एक डॉक्टर होकर भी ये प्रॉब्लम मैं रेगुलरली फेस करता हूँ जब मैं कोरोना का पेशेंट्स को देखता हूँ। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि भारत में ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, मुझे लगता है कि जो गांव में भी है, केवल शहरों में नहीं है, अब तो गांव में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है, हो चुका है। जी, तो एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि भारत जैसे देश में जहाँ की चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो धुआं निकलता है उसकी वजह से उस जगह में, उस घर में, उस पूरी जगह में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। और उस जो चूल्हे पे खाना बनाने की वजह से जो फेफड़े हैं उन पर डायरेक्टली असर आता है। दूसरी भी है कि मेवात में या हरियाणा में बोलना चाहिए, हरियाणा में हुक्का पीने का कल्चर बहुत ज्यादा है, सब लोग हुक्का पीते हैं, उसको मतलब एज अ ट्रेडिशन लिया गया है। तो क्या इन दोनों चीजों का, हुक्का पीने का और
जो हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं, तो उसका क्या मतलब अगर ऐसे लोगों को कोरोना हो जाए जिनके कि पहले से ही फेफड़े बहुत ज्यादा संक्रमित हैं, ऐसे लोगों को क्या कोरोना का खतरा ज्यादा है? आपने जो बताया वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। उसको हम इंडोर पोल्यूशन कहते हैं, हम लोगों का चिकित्सा का भाषा में उसको हम इंडोर पोल्यूशन कहते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। लाइक व्यक्तिगत तौर पर मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ, जो लोग हमारे यहाँ पे भी लोग चूल्हे में खाना पकाते हैं। ये हरियाणा का बात नहीं है, आप किसी भी भारत का रूरल एरिया में जाओ, गाँव में जाओ, वहाँ पे 50% के ज्यादा वो लोग अपना चूल्हा में ही खाना पकाता है। और अगर ये लोगों के साथ उसका स्मोकिंग का भी प्रॉब्लम है, तो इन लोगों का लंग्स का रिस्क तो रहता ही है ना। लाइक मान लो जिसका नॉर्मल लंग्स है, जिन लोगों का नॉर्मल लंग्स है, जो कभी सिगरेट बीड़ी पिए ही नहीं है, जिन लोग गैस में खाना पकाते हैं, वैसे लोग फर्स्ट वेव में मर चुका है। मेरी माँ भी गुजर गई उसने तो कभी कुछ नहीं किया ना। उसने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, घर में कुछ नहीं किया, तो उसके बावजूद भी उसका लंग्स डैमेज हुआ, वो गुजर गया। तो जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, ये सब तो प्रूव्ड है। हम लोग जानते हैं कि आपको सिगरेट पीने से या चूल्हा का जो धुआं निकलता है वो कंटिन्यूअस जाने से आपका फेफड़ों को तकलीफ होता है, ये हमको जानते हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो अगर वो डैमेज करता है, और वो एक डैमेज लंग में कोरोना इजीली और इफेक्ट कर सकता है, और उन लोगों में लाइक बचने का चांस और गिर जाता है। वैसे तो लोग कोरोना में कम मरते हैं, पर उन लोगों के लिए डिजीज और सीवियर हो सकता है। हाँ, मैं कुछ बातें आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, खासतौर पे जो हमारे मौजूद साहिबान यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी समझ कुछ गलत हो तो मुझे ठीक जरूर करें, बता दें जो मैं अब तक समझ पाया हूँ। मैं बाई चांस इसकी पहली वेव में भी मेरी फील्ड में ड्यूटी रही है, और सेकेंड वेव जब इसकी आई, दूसरी जो लहर आई, उस वक्त भी मेरी ड्यूटी फील्ड में रही, और वो रही ड्यूटी रोहतक, जहाँ पर पीजीआई और मेडिकल कॉलेज है, जैसे आपके यहाँ है। तो सबसे अनफॉर्चुनेट और दुखदाई चीज जो मैंने इस बीमारी की दूसरी लहर में देखी, आप सब लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि सिफारिश का लेवल, सिफारिश की स्तर जो था वो कितना बदल सकता है, आप सोचिएगा। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई व्यक्ति थे जो मुझे जानते थे, और उनका मेरे पास फोन आया रोहतक में कि जी मेरा फला रिश्तेदार जो है रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन बेड पे है, आईसीयू बेड पे है, और उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा। उस वक्त वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल नहीं थे। फिर भी मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, भाई आप पेशेंट का डिटेल मुझे भेज दो, मैं कोशिश कर सकता हूं। डिटेल मेरे पास नहीं आया, मैं बाकी काम चल रहे थे उसमें थोड़ा मसरूफ हो गया। तो 2 घंटे बाद उनका फिर फोन आया, तो मैंने कहा भाई आपने मुझे पेशेंट का डिटेल नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा कि जी अब जरूरत नहीं रही, वो पूरे हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा भी बड़ा अफसोस है मेरे को, लेकिन तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए कि वो हमारे को उनकी बॉडी दे दें, तो हम उनको ले जाके उनका जो भी आखिरी संस्कार है वो कर सकें। अब मुझे मजबूरन उनको ये कहना पड़ा, वो वकील थे। मैंने कहा वकील साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, और हालात आप देख सकते हो, जो लोग उसके साथ जाएंगे उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब तीसरी चीज जब उन्होंने कही तो वास्तव में मुझे रोना आ गया। उन्होंने कहा कि जी फिर आप इतना कर दीजिए कि जो प्रोटोकॉल के मुताबिक आखिरी उनकी रस्म करनी है, उसमें उनका टोकन पे नंबर कल का पड़ रहा है, तो क्या ऐसा संभव है कि वो आज कर दें। मैं मतलब इंसानियत के ऊपर इससे बड़ा खतरा मैंने देखा नहीं था आज तक। और ये तो मैं कई बार, हम जब कोलीग्स हमारे साथी आपस में बात करते हैं तो 1-2 बार मैंने मजाक में ये भी कहा कि यार ये तो शुक्र है कि ये जो कोरोना का वायरस है इतना कमजोर वायरस है कि साबुन से धो दें तो भी मर जाता है। ये तो कोई अगर मजबूत सी चीज आ जाती तो पता नहीं कितनी बड़ी तबाही कर देती है।
जैसा मैं इसका स्ट्रक्चर समझ पाया हूं वो ये है कि जो हमारा डीएनए जो होता है उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसके चारों तरफ एक फैट की लेयर है, जैसे हम चिकनाई लगा देते हैं किसी चीज के चारों तरफ। साबुन वगैरह जब लगता है या वो जो हैंड सैनिटाइजर है उसमें वो बाहर की लेयर डिसॉल्व हो जाती है और ये मर जाता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर साहब, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट तो यही चीज हम टेस्टिंग में यूज करते हैं। जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में कोई ऐसी अभी तक टेस्ट नहीं बना है जो उस डीएनए सीक्वेंस को टेस्ट करे, वो भी उस फैट की प्रेजेंस को टेस्ट करता है कि भी अगर वो वाला फैट उपस्थित है इसका मतलब कोरोना वायरस भी है। कुछ ऐसा ही है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी कहते हैं कि 14 दिन बाद टेस्ट कराइए तब नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो फैट की जो लेयर्स हैं वो फिर भी नाक में रह जाती हैं, स्वाब में आ जाती है। तो जहां तक टेस्ट की बात बताई गई जी, टेस्ट की भी रिलायबिलिटी नहीं है। हमने रोहतक में फिर आखिरी में, क्योंकि इतनी टेस्टिंग भी संभव नहीं थी, तो हमने सिर्फ एक ही चीज शुरू की, वो थी सिम्टोमेटिक इलाज। बुखार है तो बुखार की दवाई तुरंत लेना शुरू कर दो। पहले 7 दिन जो है वो बड़े क्रूशियल है, बहुत अहम है। पहले 7 दिन में आमतौर पे इंसान की ये आदत रहती है, शुमार है कि वो इग्नोर करता है, कोई बात नहीं, खांसी जुकाम है हो जाएगा ठीक, या हल्का बुखार है क्या हो गया, हल्का सिर दर्द है, शरीर में दर्द है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो 7वें दिन से जो वायरल लोड जिसको बोलते हैं, कोरोना वायरस की संख्या बढ़ ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब का कनेक्शन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, मेरे को सुनाई दे रहा है। सॉरी, आ गया जी, रिकनेक्ट हुआ है जी मेरा, सॉरी, कनेक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं जो कह रहा था कि पहले 7 दिन जो है इन्फेक्शन के बाद बहुत जरूरी है, अहम है कि उनपे आप अपना सिम्टम्स को हैंडल करें। अगर सिम्टम्स इसी तरह रहेंगे तो फिर वो गंभीर हो सकता है मामला। उसके अलावा जो सिम्टम्स की जैसे बात हुई कि अब किसी भी तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, वैक्सीनेशन का अहमियत क्या है। सभी आलिम लोग हैं मेरे बीच में हमारे साथ यहाँ पे, जिनको दीन दुनिया का पूरा इल्म भी है, और जैसे कि बताया बहुत सारे देशों ने तो जर्नी के लिए, ट्रेवलिंग के लिए भी वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया। बट मेरी नजर में वैक्सीनेशन का एक और अहमियत है। जितने दिन तक ये वायरस रहेगा ये म्यूटेट करता रहेगा, ये अपनी शेप को बदलता रहता है। इसीलिए वो अभी जो डेल्टा प्लस वाला जो आया है वायरस, जो कि बहुत ही गंभीर बताया गया है कि ये तो मतलब अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा है जी, इसका तो इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा है और कैजुअलिटी रेट भी ज्यादा है। तो जितने दिन तक हम वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर लेंगे, किसी न किसी में ये वायरस रहेगा, और अगर ये वायरस रहेगा तो म्यूटेट भी करता रहेगा। म्यूटेट करेगा तो जो हमारा वैक्सीन है वो हमें कुछ वेरिएंट से बचाता है, और कल को ये कोई ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया जो और भी ज्यादा गंभीर होगी, तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी दोबारा खतरा पैदा कर सकता है ये। हालांकि वो असर कम होगा, ये मानता हूं, वो गंभीर नहीं हो सकता, लेकिन इन्फेक्शन फिर हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा आबादी अगर एक बार वैक्सीनेशन करा ले तो इस वायरस के म्यूटेट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। आगे ये अपने शक्ल नहीं बदल सकेगा, नई शक्ल अख्तियार नहीं कर सकेगा, इसलिए जरूरी है। दूसरी चीज कि अभी तक 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए वैक्सीनेशन जो है वो टेस्टिंग स्टेज में है, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ में है, वो 12 से 18 में भी टेस्टिंग कर रहे हैं, और हम सबके घरों में बच्चे हैं। तो और किसी के लिए ना सही तो कम से कम उन बच्चों की हिफाजत के लिए ही वैक्सीन लगवा लें। बड़े लोगों में तो इम्यूनिटी धीरे धीरे आ गई, या तो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको खतरा ज्यादा है, जो तंदुरुस्त आदमी है उसको खतरा कम है, लेकिन बच्चों को भी खतरा ज्यादा है। उनकी हिफाजत के लिए भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाया जाए। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि तीसरी लहर तो आएगी। अब वो कैसे आएगी, जो मैं अब दिन ब दिन जब फील्ड में जाता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जब ये दूसरी लहर पीक पे थी, सबसे ज्यादा हालत थी, कैजुअलिटीज हो रही थी, रोज मौतें हो रही थी, तो 2-3 चीजों में, इंसानी आदतों में फर्क दिखा मुझे। एक था कि साथ बैठ के हुक्का पीना छोड़ गए थे लोग कुछ दिनों के लिए। कई जगह पर जो रोहतक साइड में एक रवायत है कि जी वो 15-20 लोग इकट्ठे बैठ के ताश खेलते हैं, तो ताश तो 4 लोग खेल रहे होते हैं, जोर लग रहा होता है जो पीछे खड़े हैं उनका।
एक से एक जोर लगा होता है कि अरे ये क्यों फेंक दिया, ये क्यों डाल दिया, और बस। और वो ताश के पत्तों पे सबके हाथ लगते हैं और हाथ लगने से वो वायरस एक से दूसरे में चलता चला गया। हुक्के की जो नौ है, हुक्के की जो नाल है, उससे जाता है एक दूसरे में। पर जब वो मौतें ज्यादा होने लगी तो लोग हुक्का इकट्ठे बैठ के पीना छोड़ गए थे, ताश खेलना छोड़ गए थे। लगभग 80% लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था। मास्क नहीं लगा रहे थे तो जो अंगोछा था, गमछा था, उससे चेहरे को ढक रहे थे। अभी आप देखेंगे फील्ड में जाके तो मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जो मास्क लगा रहे होंगे, और वो भी अगर लगा रहे हैं तो आधा अधूरा, यहां तक ढक लिया, नाक खाली। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब मेरे ऑफिस में दूसरा आदमी होता है तो मैं मास्क लगा लेता हूं। हालांकि मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं। जितनी बार विधानसभा का सेशन हुआ हर बार आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होता है। टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। खुद मेरे घर में मेरे परिवार के तीनों लोगों को कोरोना हो चुका है, ठीक भी हो चुके हैं, वैक्सीनेशन भी हो चुका है। लेकिन अब भी जब मैं घर में उनके साथ होता हूं तो मास्क लगाता हूं और 2 गज दूर से बात करता हूं। जब तक बेहद जरूरी ना हो कोई चीज तो भी अपने रूम में नहीं आने देता मैं उनको, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिन में बहुत से लोगों से मिलता हूं। हो सकता है मुझे अभी ना हो, लेकिन आज इन्फेक्शन ले लिया मैंने, वो लोग घर में हैं, आइसोलेशन में है, तो कहीं मैं उनको बीमार ना कर। तो ये चीजें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और इसको ही अगर हम मेंटेन कर लेंगे तो हम तीसरी लहर के खतरे को बहुत कम कर देंगे। लहर तो फिर भी आएगी। अब हमारी प्रशासन की पूरी तवज्जो इस बात पे है कि जो सेकेंड लहर आई थी उसके बाद जो कमियां खामियां दिखी हमारे सिस्टम में, ऑक्सीजन प्लांट्स नए मिले हैं, एनजीओज ने, बहुतों ने कंट्रीब्यूट किया, सरकार ने भी दिए हैं, वो प्लांट अब इंस्टॉलेशन की स्टेज पे है। लेकिन मुझे एक डर और भी है, जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं उनसे मैं बल्कि पूछना भी चाहूंगा। जैसे कि पहली लहर जब आई थी, एक तो संख्या कम थी, नफरी बहुत कम थी, इसलिए हम गफलत में बैठे रहे कि चलो कोई बात नहीं, सेकंड जो दूसरी लहर आएगी तो देख लेंगे। दूसरी लहर जब आई एकदम से तो ऑक्सीजन की ऐसी कमी पड़ी कि मतलब मान लीजिए एक तरह से कयामत का कहर था। लोगों को मैंने पहली बार देखा है ऑक्सीजन के सिलेंडरों को घरों में छुपाते हुए। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, अरे हवा में जो चीज मिल सकती है, कुदरत की देन है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग, ऐसा हुआ है। वो जो एक इंजेक्शन आता था उसकी ब्लैक मार्केटिंग, वो भी नकली बना के निकल गया नकाल। तो तीसरी लहर में हम जब ऑक्सीजन वगैरह की तैयारी करेंगे तो परवरदिगार के पता नहीं उनकी क्या कुदरत है, क्या उनके मन में है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और दवाई की किल्लत आ जाए, ऑक्सीजन तो हमारे पास पूरी हो लेकिन जिस चीज की किल्लत आए वो ना हो हमारे पास। तो तीसरी लहर से हिफाजत का तो एक ही तरीका है कि तीसरी लहर को जितना संभव हो इन्फेक्शन को हम कम से कम कर दें, ताकि किसी दवा की, किसी चीज की जरूरत ना हो। और अगर हम खुद के लिए नहीं सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि खुद हम बहुत महफूज हैं, बहुत मजबूत हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा है, तो कम से कम दूसरों की हिफाजत के लिए ही वैक्सीनेशन जरूर ले लें, बेहद जरूरी है। एपिडेमोलॉजी ने कहा, चिल्ड्रन की मैंने आपसे बात की, मास्क जो है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि N95 मास्क बड़ा महंगा आता है। तो मैंने जो एक चीज महसूस की है कि नॉर्मल कपड़े का मास्क जिसकी 4-5 तह हों, उसके अंदर 4-5 बार फोल्ड करके घर में सिल के बना सकती हैं हमारी औरतें, महिलाएं वहां पर, या कोई भी टेलर बना सकता है, वो बना के लगा लें। कम से कम और नहीं तो 60% बचाव होगा, 70% बचाव होगा। बगैर मास्क वाले से तो बेहतर रहेंगे। और हम प्रशासन के जरिए भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं मास्क डिस्पेंसर लगाने की गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जिसमें 5 रुपए के सिक्के में एक मास्क मिलेगा, साथ में 2-3 हैंड सैनिटाइजर के पाउचेस भी मिल जाएंगे, ताकि वो जरूरत के मुताबिक किया जा सके। और ये तो हर समाज में, हर मजहब में, हर तबके में सफाई पर तो हमेशा जोर दिया गया है। किसी भी चीज को हाथ लगाएं, उसके बाद हाथ को धो लें, इतना सा काम है। और वो एक छोटा सा हाथ धोने का कदम, जो आपके 10 सेकंड जो हैं, वो
कोरोना के इन्फेक्शन और ना इन्फेक्शन के बीच की दरमियान दीवार बन सकते हैं, वो एक सरहद बन सकते हैं आपकी सुरक्षा और बीमारी के बीच की। आदत में शुमार करना पड़ेगा, हम इस चीज को माने ना माने। समय के साथ साथ हर तरह के रवायात में, चीजों में तब्दीलियां आई हैं, बदलाव आए हैं। अब हमें इस तरह के वैक्सीन के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप देखिए बच्चों को सडनली, जिनको हम पहले बाहर जाने से खेलने के लिए बोलना पड़ता था, आजकल के सारा दिन फोन पे लगे रहते थे, टीवी पे, टेलीफोन, कंप्यूटर पे लगे रहते थे। आप यकीन मानेंगे कार्टून वगैरह में कई बार ना इस तरह के मजाक आ जाते हैं कि जी पहले बच्चे को माँ बाहर से खींच के अंदर लाया करती थी, चल पढ़ ले। अब जो है माँ बाप बच्चे को थप्पड़ मार के बाहर भगाते हैं, चल बेटा थोड़ी देर खेल के भी आ। तो अब वो इतनी तब्दीली आ गई है, अब बच्चे घरों में बंद हैं, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। सरकारी जो महकमे हैं, उन महकमात में एक नई चीज आ गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जैसे अब हम आप लोग से इससे पहले अगर कोई समय होता तो हम आप लोगों से कहीं रूबरू होकर मिलते, आपसे अच्छे से बात कर पाते, लेकिन अब आप सबकी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मजबूरन हमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका अख्तियार करना पड़ रहा है। तो हमारे जिंदगी के जो आदतें हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है और आएगी, और ये अब कुछ समय के लिए रहेगी जब तक इस वायरस का कोई पुख्ता इलाज नहीं हो जाता है। सुनने में आया है कि शायद कुछ नेजल वैक्सीन भी आ रहे हैं जो नाक में स्प्रे करने से भी शायद वो वायरस ठीक हो जाएगा, लेकिन आलिम लोगों को समय लगेगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको समय लगेगा, ये वक्त तो चाहिएगा। तब तक के लिए तो एक ही जरिया है हमारे पास कि अपने आप को महफूज रखें। हमारे जो सोशल प्रोटोकॉल हैं, ये सब बड़े बड़े डॉक्टर्स से बातचीत करके, उनसे राय लेकर के, राय शुमारी करके तब वो हम लोगों को बताई गई है। आप देखेंगे प्रोटोकॉल भी धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले कहा गया था कि पहली डोज के बाद 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज ले लें, फिर बाद में पाया गया कुछ लोग लेट हो गए थे गफलत में, लेकिन जो लेट हुए उनके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा बेटर बनी। फिर प्रोटोकॉल चेंज हुआ कि 4 नहीं जी 6 हफ्ते बाद लगवाइए दूसरी डोज। फिर पाया गया कि नहीं जी 8 से 12 हफ्ते बाद अगर लगवाएंगे दूसरी डोज तो वो और ज्यादा बेहतर असर करती है। तो ये सब तजर्बे के साथ साथ सीखेंगे हम लोग। इंसानियत पे जो इतना बड़ा ये कहर बरपा है, इसका कोई ना कोई इलाज तो अल्टीमेटली निकलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे पास एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है कि वैक्सीनेशन करा लें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घरों में जो बच्चे बंद हैं, मैं फील्ड में गया था परसों, तो यहाँ अपना बाई में जो अपना PHC है वहां गया था। मुझे ताजुब हुआ देख करके, उस इलाके के कुछ लोग भी होंगे यहाँ पर, इसमें ताजुब हुआ देख करके कि पूरे दिन की OPD में एक भी मरीज नहीं था। तो लोग अभी भी सिम्टम्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। आजकल का मौसम है, मौसम मानसून का शुरू होने वाला है, लू चल रही है, तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी को जुकाम बुखार भी ना हुआ हो, लेकिन डरते हैं जाने से कि कहीं मेरा वो कोविड टेस्ट ना कर ले और फिर मुझे भर्ती ना कर ले। किसी को भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक वो घर में रह करके अपना इलाज करा सकता है होम आइसोलेशन से, लेकिन जांच करा ले, सिंपल बुखार है, पैरासिटामोल की गोलियां मिल जाएंगी, वो ले लीजिए। अगर आपको बॉडी में पेन है तो दर्द की दवाइयां मिल जाएंगी, वो ले लीजिए। पहला हफ्ता बहुत अहम है। अगर हम पहले हफ्ते में सिम्टम्स को दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं दवाइयों से, तो हम बिल्कुल महफूज हैं। 99% लोग बच्चे हैं, लेकिन पहले हफ्ते में थोड़ी सी तवज्जो ना दें और इग्नोर कर दें, ध्यान ना दें, तो फिर मामला सीरियस हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जितना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को, आबादी को वैक्सीनेशन कर पाएंगे, हम इस कोरोना वायरस को और खतरनाक शक्ल अख्तियार करने से रोक पाएंगे। दूसरी चीज, अपने लिए नहीं तो अपने घर के वो लोग जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी हिफाजत के लिए ही सही वैक्सीनेशन जरूर होने वाले। तीसरी चीज, अभी भी कोरोना का खतरा हटा नहीं है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर रखिए,
ध्यान दीजिए, कुछ जरूरत कुछ हो सकती है, कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जब हमें नजदीक होकर इकट्ठा होना पड़ेगा। हो जाइए, कोई बात नहीं, उसके तुरंत बाद हाथ धो लें। उस वक्त जो हाथ एक दूसरे को टच किए हैं वो हाथ सीधे आंख, नाक, कान, मुंह में ना लगाएं और सफाई का ध्यान रखें। यही 5-7 चीजें हैं, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा। आप लोगों ने बड़ी अच्छी तकरीरें दी हैं, बड़ी अच्छी बातें कही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब आलिम लोगों के साथ, मौजूद लोगों के सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर पाने में कामयाब होंगे। वैक्सीनेट करवा के न केवल हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं, वैक्सीनेट करवा के हम समाज के, अपने आसपास के लोगों को हिफाजत से रखने का जो हमारा फर्ज है, इंसानी फर्ज है, दीनी फर्ज है कि हम किसी दूसरे के लिए नुकसान का, खतरे का कारण ना बने। ये हर जगह, हर धर्म में, हर दीन मजहब में कहा गया है कि इंसान अगर खुद की हिफाजत ना रखे तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए उसको वो सारे जरूरी कदम उठाने चाहिए, वो एहतियात उठाने चाहिए जिनसे वो किसी और के लिए खतरे का सबब ना बने। तो उस मकसद से ही सही हम वैक्सीनेशन करा लें। बच्चे हमारे हम सबको बहुत अजीज होते हैं, हमारे बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बना है। घरों में उनकी हिफाजत के लिए ही सही वैक्सीनेशन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये एक गुजारिश आप सबसे होगी। आज मीनाक्षी जी ने एक बहुत अच्छा लोगों को इकट्ठा किया है, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। इसमें जरूर मुझे यकीन है कि हमारे उलेमा साहिबान हैं, जो सभी आलिम फाजिल लोग हैं यहाँ पर, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये हमारा फर्ज भी है कि हम अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी हिफाजत का सब तरीका अख्तियार करें, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे हुक्का कुछ समय के लिए ना बांटे एक दूसरे से। बुरा लगता है सामाजिक तौर पर, कोई आपके पास आया और आप उसको हुक्के की नो उसकी तरफ ऑफर नहीं करते हैं, और कुछ नहीं सही तो कम से कम कोई ऐसी छोटी सी पाइप का टुकड़ा ऐसा बना लें कि वो अपना ही उसके ऊपर लगा लीजिए। कुछ ना कुछ जुगाड़ हम कर सकते हैं आराम से। बेशक अगर हुक्का ही की पी रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज लगा लें कि हम दूसरे को इन्फेक्शन ना दे पाए। इस तरह की कोई चीज आप रखिएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकले। मैं देखता हूँ सड़क पर 3-3 बच्चे मोटरसाइकिल पे चले जा रहे हैं, मास्क है दरअसल तो है नहीं, है तो वो ठोड़ी के नीचे लगा हुआ है। उस मास्क का फायदा क्या है? वो जो एक वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है ना जिसमें कहते हैं वो एक महिला ने मास्क यहाँ लगाया हुआ था बिल्कुल इस तरह से करके, तो एक सज्जन उनसे आगे कहते हैं बोला कि बहन जी आप जरा ये जो बिंदी है आप यहाँ माथे के पास लगा लेंगे? क्यों? बोला उसी तरह से मास्क भी यहाँ की बजाय यहीं रखिए ना जहाँ लगाना जरूरी है। तो इस तरह से किसी न किसी तरह लोगों को आदत डालनी पड़ेगी जब तक कोई पुख्ता इलाज इसका, इस दवाई का पुख्ता कोई दवाई इस बीमारी का इलाज नहीं आ जाता है। इतने अच्छे आपके ख्यालात सुने, बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके इस बीमारी से अपने पूरे समाज को, अपने जिले को हिफाजत से रख पाएंगे, सलीके से रख पाएंगे और हम तीसरी लहर में कम से कम ऐसी अफरा तफरी ना देखने को मिले जैसी इस बार हुई थी। इसके लिए आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत होगी। आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब मैं हारून साहब के पास जाना चाहूंगी। हारून साहब आप ये बताइए कि जैसे गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है और आपने और हमारे साथ मौलाना याया करीमी जी भी हैं, तो आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है गांव को वैक्सीनेट कराने में। तो क्या जो इस तरह के कैंप हैं, मतलब क्या हम इस तरह का कोई अभियान चला सकते हैं गांव में जहां पर कि पूरे गांव को 100% वैक्सीनेट किया जा सके? उसके बारे में आपका क्या विचार है और उसके लिए हम कैसी योजना बना सकते हैं? हारून साहब। गांव वालों को हमने वैसे इनफरादी तौर से भी, इज्तिमाई तौर से भी, जैसे नमाज के लिए जाते हैं, इमाम हजरात से मिलते हैं और वो सब हम बैठते हैं, जो संजीदा लोग हैं, दीनदार लोग हैं, उनको सबको हमने ये एक जो है जहन बनाया है, सबको कहा है भाई ये एक दवा है जो इलाज के लिए चलाई जा रही है और ये फायदे की चीज है। तो लोग जैसे कुछ जहनों में डरे हुए थे या कुछ उनकी बातों में से मालूम हुआ कि वो थोड़ा सा ये क्या क्या महसूस करते हैं, क्या किस प्रकार की दवा है, तो हमने कहा नहीं ये दवा अच्छी है, इसको हम
सब लगवाएं। और ये सरकार हमारे हित में ही जो है ये सारे कदम उठा रही है। पूरी जनता के लिए ही दवा है, एक किसी कम्युनिटी किसी गांव के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए है, पूरे देश में जो है दवाएं चल रही हैं। खैर इन पर हमें काफी जो है विचार विमर्श करने के बाद सारे मुत्तफिक हुए कि हाँ हमें ये दवा लगवानी चाहिए। और फिर मैंने प्रूफ भी दिया उन लोगों को कि मैंने खुद ही ये दवा ली है, और नेक्स्ट पीरियड में जो दवा का दूसरा चरण आएगा उसमें भी हम लेंगे। और हमारे बड़े बड़े उलमा और मुफ्ती हजरात भी जो है, मौलाना जाहिद साहब हैं, मुफ्ती जाहिद साहब हैं, और दूसरे उलमा हजरात मौलाना शेख मोहम्मद अमीनी हैं, इन सब ने दवा ली है। तो वो उनका वो भय बहुत दूर हो गया और वो विश्वास और यकीन पर आ गए कि हाँ हमें भी जो है दवा लेनी है और हम कभी जो है इनकार नहीं करेंगे। और बहुत सारे ले भी रहे हैं, जा रहे हैं दिन प्रतिदिन अपने करीब के हॉस्पिटलों में। तो मैं देख रहा हूँ तो वो सारे मुक्तदी और सारे जो है गाँव वाले जिनसे हमने संपर्क किया या कहा या समझाया तो उनको बहुत असर हुआ और वो जो है भय दूर हुआ और वो काम कर रहे हैं। जी जी। हारून साहब, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे आपको पता ही है कि जो हज यात्रा होती है तो आगे अगर कुछ लोग अगर टीका नहीं लगाते हैं तो शायद उनको आगे हज यात्रा, मतलब शायद क्या बिल्कुल ही उनको हज यात्रा पे तो जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि जो प्लेन में चढ़ने की जो पहली शर्त है इस समय, क्योंकि एरोप्लेन के अलावा तो और किसी तरीके से मक्का मदीना जाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए तो उनको टीका लगवाना ही पड़ेगा। तो क्या ये संदेश आवाम तक पहुंचाया जा सकता है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हाजी बनना है तो हाजी बनने की पहली शर्त ये है कि उनको टीका लगवाना पड़ेगा, नहीं तो वो उस जगह के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जी ठीक कह रहे हैं आपको। और ये पिछले टाइम में जो सरकार ने यानी जाने वालों के लिए एक टीका भी लगाते हैं, दवा भी देते हैं, वो सब करते हैं शौक में ज़ौक में, ये बिल्कुल सही है। और वो लोग लेंगे और जो है लेना पड़ेगा उनको जब ये एक चीज आ जाएगी उसमें कानून में और एक नियम में, एक उसूल में, इससे कोई बात दूर नहीं है। वो सब लोग जो है खुशी खुशी लेंगे इस टीके। बहुत बहुत धन्यवाद हारून साहब। हमारे साथ मौलाना याया करीमी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पिछली बार भी हमारे साथ जुड़े थे। मौलाना साहब आप हैं हमारे साथ? जी हाजिर हूँ जी। मौलाना साहब, तो जैसे कि हमने वो हज यात्रा वाली बात कही, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे टीके होते हैं, मतलब दवाइयाँ होती हैं जो कि हज यात्रा पे जाने से पहले ली जाती हैं। तो आप थोड़ा तो उनके बारे में बताइए, और ये भी कि अगर उसको लिया जा सकता है तो कोरोना की वैक्सीन लेने में कोताही क्यों बरती जा रही है? मैडम, ये इशू जो है, जो आप मक्का मदीना और हज पे जाने के लिए जो इशू कह रही हैं, ये भी बहुत ठीक है, लेकिन हर मजहब में आदमी का जो है मजहबी यात्रा और मजहबी मंदिर मस्जिदों में और गुरुद्वारा और जो है चर्चों में और जो है मक्का मदीना जाने से पहले सबसे पहली जरूरी चीज है जो है वो है सेहत। अगर इंसान के पास सेहत होगी, इंसान इबादत कर सकता है, इंसान जो है वो क्या कहते हैं यात्रा, धार्मिक यात्रा कर सकता है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहत की बुनियाद पर जो है हमने ये कोशिश जो है आज तकरीबन जो है 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग जो है इन जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी जो चीजें हैं उनका भी जो डॉक्टरों ने, हेल्थ विभाग वालों ने और दूसरी हमारी प्रशासनिक और सरकार ने, जो एक्सपर्ट लोगों ने जो हमें सबक दिया है और जो बातें बताई हैं, उन पर हमें अमल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी हम जाते हैं, चाहे किसी मैयत की जनाजे की नमाज पढ़ाने जाते हों, वहां भी लोगों को हम इस बात से जागरूक करते हैं, जुमा में भी और जो है दूसरे प्रोग्रामों में जहां हम शिरकत करते हैं, या हम जो है जैसे कि मास्टर जी ने कहा कि इंफरादी तौर पर अकेले में हो या जो है हम जो है लोगों के साथ हूँ, हर जगह ये बात बतलाते हैं। कल एक मीटिंग में थे तो यही बात चल गई, तो मैंने लोगों को बताया और फिर मेरे साथ बहुत से उलमा ने भी इस बात की तायद की कि वैक्सीनेशन कराना आज के वक्त की अहम जरूरत है। और ये बात हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं।
हज का जो मसला है वो तो तफसीयात होगी तभी तो जाएंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो जाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन हज के लिए ही कराना ये मैं तो कोई जरूरी नहीं समझता, बल्कि ये है कि इंसान की सेहत है। हमारी मेवाती जबान में एक कहावत है कि जी सुख तो जहान सुख। अगर इंसान का जिस्म अच्छा है तो उसे पूरा जहान अच्छा लगता है, अगर इंसान में जिस्म में बीमारी है तो पूरा जहान उसे बीमार लगता है। और हम ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह, मास्टर हारून हो, मुफ्ती जाहिद साहब हो और दूसरे उलमा किराम हो और दूसरे मज़ाहिब के धार्मिक रहनुमा हो, हम सबको साथ लेकर इस मुहिम को आगे चलाएंगे और बढ़ाएंगे और 100% हम जो है अपने जिले में वैक्सीनेशन कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं लाइन पर हूँ। धन्यवाद रमजान सर। आज सेवका में एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसमें 1000 लोगों को वैक्सीनेट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद रमजान सर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ लोग लाइन पर बैठे हुए हैं सारे, और ये सब लाइन लगी हुई है। ये सारा वैक्सीनेशन का कैंप है। ये डॉक्टर बसंत दुबे साहब हैं, बोलिए थोड़ा सा। हाँ, मैं भी हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार दुबे सर, बहुत बहुत खुशी। हाँ, कोई नहीं, मेरे पास है मोबाइल है यार। यहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लोगों को ना, फिर करते हैं बात। मेरा यहाँ पर बसंत दुबे जी बैठे हैं और लाइन लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, सारी लाइनें यहाँ पर लगी है। इस तरह से सारा कैंप ये लगा है। तो 100 के आसपास अभी हो चुके हैं, तो वैक्सीनेशन हो चुकी है। पूरा दिन है अभी हमारे पास, काफी लंबी लाइन है। तो मैं एक बार डॉक्टर स्नेहल आपके पास दोबारा से आना चाहती हूँ। तो आप ये बताइए कि डॉक्टर स्नेहल, जो हमारे कोरोना में पहली दफा जब कोरोना हुआ तो उसमें कुछ लक्षण थे, उसमें बहुत ही डिस्टिंक्टिव लक्षण थे कि भाई सीधा बुखार आ जाता था, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता था, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें ऐसा कहा गया कि प्रेगनेंसी और हड्डी का टूटना, इन दोनों चीजों को छोड़ करके यदि कोई भी बीमारी हो रही है, और उसके ऊपर बहुत सारे जोक भी बने कि भाई इसके अलावा जो बाकी सारे डॉक्टर हैं वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि ये वो बीमारी है, बल्कि सारी बीमारियां आज की डेट में कोरोना है, चाहे तो वो टेस्टिंग में पकड़ में आए या फिर टेस्टिंग में पकड़ में ना आए। क्योंकि जो टेस्टिंग है वो 100% प्रूफ नहीं है कि अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि कोरोना नहीं है। हम उसको सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी ये कहा गया कि आप उसको कोरोना की तरह मान करके चलिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। तो अब जो तीसरी लहर आ रही है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो कि पहली और दूसरी लहर में नहीं थे, और हम उसे हो सकता है नजरअंदाज करें और उसका नतीजा शायद ये हो कि हम उस बीमारी को ज्यादा और फैला दें अनजाने अनजाने में। तो आप क्या उन लक्षणों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हाँ, देखिए, आपने जो बताया कि इधर हड्डी टूटेगा, या अगर दो ही चीज हम लोग डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपको हड्डी टूटा और आपको प्रेगनेंसी हो या बच्चा होने का है, इसके अलावा सब कुछ कोरोना से होता है। ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि समझ लो लाइक फर्स्ट वेव में जब पहली लहर आया था, मैंने खुद एक पेशेंट देखा था जो आया था आंख में देख नहीं पा रहा है, उसका प्रॉब्लम था, वो आंख में देख नहीं पा रहा है, उसका हेजी दिख रहा है। तो बाद में पता चला कि उसका कोरोना हुआ है। तो आपने जो बताया ये सही बात है कि कोरोना का जो वायरस है जो कीटाणु है, तो वो उसका कैरेक्टर चेंज कर रहा है। उसका पहले वो सिर्फ लंग्स में अटैक करता था, या अभी उसका दिखाई दे रहा है कि वो लंग्स नहीं, वो बॉडी का सारा सिस्टम में हो रहा है। हाँ, जैसे कि मान लो उसका ब्रेन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, लोगों को सीजर हो रहा है, ओके, और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बात ये है कि वही आपने जो बताया, मैं उस पे दोबारा गौर करना चाहूंगा कि यही है कि आपको अगर किसी भी बीमारी हो रहा है, लाइक लूज मोशन हम लोग बहुत ही छोड़ते हैं कि चलो कुछ स्पाइसी खा लिया, कुछ इधर उधर बाहर का खाना खा लिया, हम लोगों का लूज मोशन हो रहा है। लेकिन मैंने खुद ऐसा केसेस देखा है जिसका पहला सिम्टम था लूज मोशन, उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उनका सिर्फ लूज मोशन का प्रॉब्लम था। तो यही बात है कि अगर आपको कुछ बीमारी हो रहा है
उसको आप पहले ही सोच लो कि हो सकता है। आप 100% श्योर मत हो, आप 100% बोल ही मत दो कि मेरे को कोरोना ही हुआ है, बट ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मेरे को कुछ हो रहा है, मान लो मेरा थोड़ा दिन बुखार आया, मेरे को थोड़ा खाने में दिक्कत हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है, तो इसके लिए इससे बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, आप जाके टेस्टिंग करवाओ। टेस्टिंग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग के अलावा हमारे पास और कुछ रास्ता भी या चारा भी नहीं है आपको चिकित्सा करने की और ये महामारी को खत्म करने की। जितना टेस्टिंग होगा उतना हम लोग जिसको कोरोना हुआ उसको हम पकड़ पाएंगे, उन लोगों का इलाज किया जा सकता है। पर अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे आपको तो कुछ नहीं होगा ना। जी जी। मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सीजर है, सीजर का को हिंदी में दौरा कहते हैं, दौरा आ जाता है। हाँ हाँ, मिर्गी का जो दौरा होता है और लोग उसमें चप्पल सुंघाने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। तो यदि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, आंख में तकलीफ हो रही है, दस्त हो रहे हैं, तो उसको भी डॉक्टर्स जो है वो सरकार की जो गाइडलाइंस है, एम्स की जो गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत हम उसे कोरोना मान के चलते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमने 250 से ऊपर जो हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप है उन्होंने पर्सनली पेशेंट्स देखे हैं, तो उन डॉक्टर्स के पास एक जो बड़ी मतलब कंप्लेन आती है मरीजों की, वो ये कहते हैं कि हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं है, पता नहीं कैसे तो हमारा कोरोना आ गया, क्योंकि हमको तो बस दस्त हुआ था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको कोरोना जैसे लक्षण है पर वो पकड़ में नहीं आया। तो ये जो पकड़ में नहीं आता है, कोरोना नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, पकड़ में नहीं आता है। देखिए, आप किसी भी टेस्ट करोगे या किसी भी जांच करते हो ना, वो हर जांच का एक लिमिट होता है, उसका हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। खैर, हम उसका उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो टेस्ट से टेस्ट वेरी करता है। किसी में 5% फेलियर रेट, मतलब आप 100 आदमियों का यूएसजी करोगे जिसका प्रेगनेंसी, उसमें आप 5 को मिस करोगे। ये किसी भी टेस्ट का एक फैलेसी या प्रॉब्लम रहता है। तो आप जो कह रहे हो कि मेरा कोरोना है पर उसका मान लो पहले बार टेस्ट किया नहीं आया, दूसरे बार टेस्ट किया नहीं आया, तीसरी बार आ गया, ऐसा हुआ है। मान लो जो कोरोना जब टेस्टिंग किया जाता है तो वो लोग नाक और मुंह से अंदर, गले के अंदर स्वैब लेते हैं ना, तो किसी तरह वो गला तक पहुंच नहीं पाया या नाक तक अच्छा तरह घुसाया नहीं जो स्वैब स्टिक होता है, तो उसलिए नहीं आया। तो इसको सरकमवेंट, इसको ओवरकम करने का रास्ता एक ही है। उसका वो रास्ता है कि आप उसको दोबारा टेस्टिंग करो। आप मतलब आपका जो फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर साहब आप जो आपको देख रहा है, अगर उसको सस्पिशन है कि हम लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर साहब को कि हमको दोबारा टेस्टिंग करना है, इसको कोरोना हुआ है, पहला टेस्ट में नेगेटिव आया है, तो आपको वो डॉक्टर की सलाह सुन लेना चाहिए। कि अगर उसको, मेन बात ये है कि आप डॉक्टर पर भरोसा रखो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहल। एक सवाल है जो कि अब सबके दिमाग में आता है कि चलो अब ठीक है, जो हुआ वो हुआ, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर में इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई, लोगों की मौत हुई, और अभी तो और जगह से मौतों के आंकड़े आ रहे हैं जो कि बहुत ही डरावने हैं। तो अब ये जो तीसरी लहर है उससे बचा कैसे जाए, और वैक्सीनेशन कराने का सही समय क्या है? क्योंकि देखिए अभी तो शायद उतना प्रशासन के पास भी समय है, क्योंकि मरीजों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो अच्छी क्वांटिटी में है। पर फिर भी आप ये बताइए कि वैक्सीनेशन कराने का सही समय क्या है, और क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र इलाज है कोरोना से बचने का? हाँ, देखिए, पहला बात तो ये है कि तीसरी वेव को प्रिवेंशन जो आप बोला कि हम उसमें तीसरी वेव तक हम पहुंचे ही नहीं, वो हम कैसे कर सकते? पहली बात ये है कि हम पहुंचेंगे तो जरूर हम जो कर सकते हैं कि उसका चढ़ाव थोड़ा कम कर सकते हैं। मान लो दिन में अगर 5000 केस आते थे, वो हम उसको 2000 या 1500 में रोक सकते हैं। तो इसका रास्ता सिर्फ एक ही बात है अभी तक है कि वो वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा। सरकार ने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने, सभी लोग वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। उन लोगों के पास सारे प्रोटोकॉल्स है। आपको कोविशील्ड लीजिए, कोवैक्सीन लीजिए, अभी तो विदेश का जो वैक्सीन आ रहा है स्पुतनिक मान लो, वो भी अवेलेबल हो चुका है। कुछ ही महीना में मॉडर्ना और फाइजर, जो कि द मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीन है, जो अमेरिका में दिया गया है, 95% लोगों में जो उसका सक्सेस मिला है, सिर्फ 5% लोगों में वो फेल किया है वो वैक्सीन।
तो और कल ही हम लोगों के पास जो भारत में बनाया वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने बनाया, उसका भी ट्रायल्स का रिजल्ट कल ही आया है हम लोगों के पास। उसमें बोला जा रहा है कि नया जो डेल्टा वेरिएंट है जो यूके में है, और जो बेसिकली वो वीओसी बोल रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इन्फेक्टिव होता है। तो तीसरा लहर आएगा डेल्टा वेरिएंट से ही आएगा, दूसरा वेरिएंट से नहीं आएगा। तो आपको इस डेल्टा वेरिएंट को अगर रोकना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। आप किसी भी वैक्सीन लो, जो मिल रहा है, कोवैक्सीन मिल रहा है कोवैक्सीन लो, स्पुतनिक मिल रहा है स्पुतनिक लो। और दूसरा बात ये है कि कोरोना में एक जो कॉन्सेप्शन है गांव वालों में कि ये सिर्फ शहर का बीमारी है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। शहर का आदमी का शरीर और गांव का आदमी का शरीर एक ही है। कोरोना उसमें भी जाएगा तो लोग मरे हैं, यहाँ पे भी आएगा, शहरों का लोगों को भी मारा है, गांव का लोगों को भी मारा है। ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ शहर का है। अगर ऐसा होता तो वो बीमारी जो चाइना में था वो चाइना में ही रहता, वो भारत तक नहीं पहुंचता, अमेरिका तक नहीं पहुंचता, सारा विश्व में नहीं पहुंचता। तो पहला बात यह है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कोरोना चल रहा है, ये कोई शहर या गांव का मामला नहीं है। अगर शहर में हुआ है तो गांव में भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। खैर हम लोग यहाँ पे भी तो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे बंगाल में। सेकेंड वेव के बाद हमको दिख रहा है कि लोग थोड़ा बहुत उन लोगों में बदलाव आया है, वो लोग मास्क पहन रहे हैं, इसलिए बंगाल में थोड़ा थोड़ा केस भी हम लोगों के कंट्रोल में आया है। और हाथ धोना, कोरोना को रोकना बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है। सिंपल मेजर्स लाइक खाने से पहले हाथ धोना, कुछ चीज पकड़े हो तो उसको हाथ धोना, मास्क पहनना, सिंपल है। और मेरे को लगता है अगर डॉक्टर साहब लोग दिन में 8 घंटा 16 घंटा करके मास्क पहन सकते हैं, मैं 16 घंटा एटेस्टेड पीपी पहनकर आईसीसीयू में काम करता हूँ, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। लाइक ये तो मिनिमम आप कर सकते हो, और ये आपके लिए आपके भलाई के लिए कर रहे हो। और ये आप जब मास्क नहीं पहनते हो, आप सिर्फ अपने आप को रिस्क में नहीं डाल रहे हो, आप आपके साथ और आपके परिवार वालों को भी डाल रहे हो। मान लो आपने मास्क नहीं पहना, कहीं पे गया, आपको वायरस लग गया, आप घर आए, अपनी माँ को साथ बैठकर खाना खाया, अपनी माँ को दे दिया, वो माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो क्या हो रहा है, आपने मास्क पहना, आपको तो हुआ ही है, मान लो आप निकल गए क्योंकि आपको उम्र कम है, लेकिन आपका माँ को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बात ये है कि आप जब मास्क नहीं पहनते हो ना, वो आप खुद को तो नुकसान करने का रिस्क डालते हो, दूसरों को भी आप डालते हो। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका हक नहीं बनता है कि दूसरा का आप उसको रिस्क में डालने के लिए। जी, ये बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर स्नेहल आपने कि जो लोग खुद बीमार नहीं पड़ते, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने और लोगों को बीमार नहीं किया। तो ये दरअसल वो अपने बच्चों को बीमारी दे रहे हैं। अगर वो खुद बीमार नहीं पड़े तो वो अपने बच्चों को तो बीमारी दे ही रहे हैं, ऐसा करके। और बच्चों अपने जो घर वाले अपने प्यारे वाले उस सबको दे रहे हैं, अपना आदमी को दे रहे हैं ना, क्योंकि आप दिन का अंत में तो आप घर में ही लौटते हो, तो मैक्सिमम रिस्क आपका घर वालों को ही होता है, आपका दोस्त को होता है जिसके साथ आप बैठ के चाय पीते हो। तो इसके सोल्यूशन एक ही है ना, दूर दूर बैठो। आपका तो फोन में भी बोलता है 2 गज की जरूरी, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करो। सरकार आपको जो बोल रहा है वो सिंपल बात कह रहा है, वो डॉक्टर से पूछ के ही वो बात पब्लिक के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ वो सुनो ना, वो सुनने से ही काम हो जाएगा। जी जी, और ये बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मास्क पहनना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और मास्क क्या जरूरी है कि हम बाजार से खरीद के मास्क पहने? क्या हम उसे अपने घर पे बना करके कपड़े का मास्क पहनते हैं? तो नहीं, देखिए ये विषय में बात ये है कि देखो, जो जो N95 मास्क, जैसे मैं ये वाला यूज करता हूँ N95, दिस इज द हाईएस्ट लेवल की, ये बेस्ट मास्क है। पर मेरे को समझ में आता है कि गांव के लोगों के लिए एक मास्क 100 रुपया करके एक मास्क यूज करके 7 दिन में फेंक देना वो सोल्यूशन नहीं है, वो लोग कर नहीं सकते। तो बेस्ट पार्ट है कि वो लोग अगर बाजार से अभी वॉशेबल मास्क मिलता है वो सब यूज करें। अगर N95 यूज कर पाए तो वो सबसे अच्छा है, या फिर आपको 10 रुपए में सर्जिकल मास्क मिलता है, आप वो पहन के फेंक दो, वो भी चलेगा, पर यूज करो। ये N95 का क्या है, 95% इन्फेक्शन को रोकता है। आप नॉर्मल मास्क यूज करोगे 70%, कपड़ा का यूज करोगे 80%, और कपड़ा और सर्जिकल दोनों यूज करोगे 80-85% प्रोटेक्शन आता है। पर आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप
15% आपका रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो, 15% का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो उसलिए बाकी जो 15% आपको रिस्क हो रहा है क्योंकि आपका मास्क ठीक नहीं है, वो आप 2 गज की दूरी है जरूरी से मिटा लो ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है वो ये कि अगर आप बाहर से मास्क नहीं खरीद रहे हैं तो आप अपने घर पर 3-4 मास्क बना लीजिए कपड़े के और सब इकट्ठा पहन लीजिए। मतलब इसमें लेयरिंग इंपॉर्टेंट है कि 3-4 लेयर आप बना लें और उसको पहन लें। और इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम मास्क को फेंकते हैं तो ऐसा ना करें कि हम उसको खुले में फेंक दें, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो जो मास्क है उसी से बीमारियां फैलने लगेंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मास्क फेंकना है तो उसको साबुन से धो लें और धोने के बाद उसको फेंकें। ऐसा ना करें कि उसको मुंह से निकाला और उसको वैसे ही फेंक दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब मैं अपने डीसी सर के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद डीसी सर आपका, क्योंकि आज आपके आने की वजह से इस अभियान को एक नया बल मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार डीसी सर को हमारे गांव बुलाइए, हम 100% अपने गांव को वैक्सीनेट करा देंगे। तो जैसा कि आज सेवका गांव में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर हमारा आज का लक्ष्य है कि अगर वहां पर 2000 से ज्यादा के वोट हैं तो कम से कम 1000 लोग तो आज वैक्सीनेट करवा लें। और उसमें हमने गांव के सरपंच से लेकर के जो जिला पार्षद हैं उन सभी को इकट्ठा किया है। तो यदि रमजान सर हमारे साथ हैं या डॉक्टर बसंत, अगर आप वहां से। मीनाक्षी जी 1 मिनट लूंगा मैं, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा है बिजी, लेकिन आइंदा मैं आपको वादा करता हूं जब भी आप मुझे वैक्सीनेशन कैंप्स की जानकारी देंगे मैं खुद हाजिर होऊंगा वहां पर। और जो हमारे मौजूद साहिबान यहाँ पे, जो हमारे पंच सरपंच हैं, जो रहे हैं पंच सरपंच, जो अपने मौलवी साहिबान हैं, जो दीनी लीडर हैं हमारे, उनसे भी एक गुजारिश मैं करूंगा कि जब भी इस तरह का कैंप लगे तो जो समाज के मौजूद लोग हैं, सरपंच पंच हैं, एक्स पंच सरपंच हैं, नंबरदार हैं, तो उनसे मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो आगे आकर के पहले वैक्सीनेशन करा के औरों के लिए एक एग्जाम्पल कायम करें कि देखिए ये सुरक्षित है, सेफ है। उनको देख करके लोगों में हिम्मत बढ़ेगी। इस बारे में अफवाहें बहुत फैलती हैं। हिंदुस्तान की एक खासियत ये भी है कि कोई भी अच्छा काम करने चलो तो उसके अंदर अफवाह सबसे पहले आ जाती है। तो उन अफवाहों का भी खंडन कीजिए। अब मेरे को भी लगता है, मुझे इंटरसेप्टिंग कि कैप्टन सिंह ने जो कहा है, ये मैंने आपको मीनाक्षी जब आपके साथ फोन में बातचीत हुई थी, मैं भी यही बोला था कि जो सरपंच लोग है, जो मुआजिम है वहां के, उन लोगों को वैक्सीनेशन लेना है, क्योंकि वो लोग अगर बताएंगे उसका एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होता है। आपका समाज में जो पहले हिस्से का लोग जो होता है, सरपंच जो लीडर्स होते हैं, बताए वो रिलीजियस। डॉक्टर साहब, यू आर वेरी राइट डॉक्टर साहब, वही कह रहा हूँ कि जो हमारे मौजूद साहिबान है बेशक वो अपना वैक्सीनेशन एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। आज वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अगर मजमा ज्यादा नहीं है, लोग नहीं है, तो आप एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मैं कल सुबह लगवाऊंगा। लेकिन जिस दिन अच्छी गैदरिंग है, अच्छे लोग हैं, उस वक्त उनके सामने एक मिसाल कायम कीजिए कि देखिए मैं आपके साथ, और मैंने लगवाया होना चाहिए। वैक्सीनेशन एग्जाम्पल उसका वही होगा और उसी से लोगों को हिम्मत होगी। तभी मुहिम कामयाब हो सकती है। तो सर आपकी प्रेजेंस में एक बार, क्योंकि अब एक वर्चुअल जिसे कहते हैं आपकी वर्चुअल प्रेजेंस रहेगी कैंप में, तो अगर डॉक्टर बसंत आप खुद को अनम्यूट करके एक बार जरा थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए, यदि आप अभी भी वैक्सीनेशन कैंप में हैं या फिर जो भी हमारे साथ वैक्सीनेशन कैंप से जुड़े हुए हैं, यदि वो एक बार अपना कैमरा ओपन करके खुद को अनम्यूट करके दिखा सकते हैं तो। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपको, आपका जो फील्ड स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं हमारे, और इस हालात में जब किसी लोग किसी कोरोना अफेक्टेड आदमी के पास तक जाना पसंद नहीं करते थे। मैंने हालात देखे हैं पंजाब में, रोहतक में, जहां एक परिवार के सदस्य की डेथ हो गई तो बाकी परिवार के लोगों ने उसकी मिट्टी को लेने से इनकार कर दिया कि जी हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा पूरा हाल हुए थे।
और ऐसे हालात में हमारे डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने, म्युनिसिपल कमिटी के जो लोग थे उन्होंने, और जो एनजीओज हैं उन्होंने आगे बढ़ के जो सेवा की है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। और आपकी जिस कैंप के अंदर अगर कोई पेशेंट वैक्सीनेशन ले रहे हैं, आप अगर उनसे मेरी बात करा सके तो मैं शुक्रगुजार हूंगा आपका। कोई भी सज्जन जो रमजान चौधरी जी हैं, पूछ लीजिएगा, बात करा रहा हूँ, प्राइवेसी भी अहम होती है। अगर वो बात करा रहा हूँ। जी जी जी, आइए, आपने टीका लगवाया, जाऊंगा, बताइए, बात कीजिए। बैठिए, कोई नहीं। आपका नाम बताएंगे जनाब? नाम बताइए अपना। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वैक्सीनेशन लेने के लिए आए। सब लोग वैक्सीन लें, तब तक के लिए चेहरे को मास्क ढक के रखिए, अंगूठे से ढक लीजिए बेशक, मुंह से ढक लीजिए, तो बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने ये किया है, और इससे आप खुद भी महफूज रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा। हमारे गांव में काफी तादाद से लगवाया है जी। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आप और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। शुक्रिया जी आपका बहुत सर। और तो नहीं किसी से बात करानी सर? नहीं, आपके जो नर्सिंग स्टाफ है जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे भी बात करा सकते हैं एक बार, जरा मेरी उनको भी धन्यवाद। जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे बात करवा दीजिए। सर, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है कि आप डायरेक्टली लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, मतलब पर्सनली वन ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब, आज के कैंप को छोड़ के आगे के कैंप्स में मैं कुछ कैंप्स में भी जानना चाहूंगा। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है जी? हाँ पूनम बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा वैक्सीन के दौरान किसी को ज्यादा दर्द ना हो, उसके ऊपर स्वैब जरूर लगा के रखिएगा, और उनको समझाइएगा कि अगर उनको बुखार आता है हल्का फुल्का वैक्सीन के बाद। 1 सेकंड बाद थोड़ा सा शोर है, मैं इनको बाहर बात करा लूं। जी 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 जी, हाँ बताइए बहन। हाँ पूनम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाशी है आपको, आप इतने अच्छी मुहिम में इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए खास तौर पर आपका धन्यवाद। और एक चीज जरूर कीजिएगा, एक तो वैक्सीन लगाते वक्त मुझे पता है जल्दी भी होती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से लगाएं, दर्द ना हो, उससे लोग डरते हैं। स्वैब जरूर लगा के रखिएगा, साथ साथ बात उनको सबको एक बार बधाई जरूर देनी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने लिए और समाज के लिए। और साथ में उनको है कि अगर आपको बुखार का कोई सिम्टम आता है तो ये पैरासीटामोल की गोलियां हैं, ये खा लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन के बाद एक हल्का बुखार आता है, वही सिम्टम है, वही एक पहचान है कि वैक्सीन काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीसी सर, इस पूरे कैंप को करवाने में जो यहाँ के सरपंच हैं और भावी सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, जैसा आपने कहा था, और इस जिले के जो पार्षद हैं, तो उनका भावी सरपंच का फैसला तो जनता करेगी मीनाक्षी जी, बट ये है कि हाँ, जो सरपंच उम्मीदवार हैं ये हम कह सकते हैं, जो सरपंच उम्मीदवार हैं, जिला परिषद शाहीन चौधरी जी है, मीनाक्षी जी उनका नाम लो, मैं उन्होंने सबसे पहले लगवाया है। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहिएगा जी। और बाकी जितने भी लोग समाज के मौजूद लोग हैं जो जुड़े हैं इस मुहिम से, उन सबको शुक्रिया है। इस मुहिम को इसी तरह कायम रखें, यही एक तरीका है बचने का। अब मैं मीनाक्षी जी, आप एक बार अनुरोध कर लें, जो कुछ हमारे दीनी मौजूद लोग हैं उनसे भी बात हो जाए, वो भी अपना कुछ संदेश रखना चाहे तो बड़ा अच्छा लगेगा जी। जी जी हाँ, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, और कि जो है ये जो बीमारी और महामारी आई हुई है, हम सब इसमें जुड़कर मिलकर काम करें। और जैसे हमारे उपायुक्त महोदय ने हमें सजेशन दिए हैं मास्क की लगाने की, हाथ धोने की और डिस्टेंस बनाए रखने की, ये सब हम करेंगे जब तक के कोई दवाएं वजूद में आए। और जो चल रहा है इस वक्त में पीरियड वैक्सीनेशन का, ये सब भाई लें। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ हूँ, और मैंने खुद जो है ना वैक्सीन लगाई हुई है और आइंदा भी लगाएंगे। आप सब मिलकर जुलकर काम करें, और इसमें जो है कोई संदेह ना करें,
कि किस तरह से हमें जो है कोई और बीमारी हो जाएगी, ये क्या चीज है। ऐसा नहीं, ये बीमारी आई है, इसका इलाज जो बताया जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसको हम सब मिलकर के करेंगे। अनुरोध हारून साहब, मैं एक अपील और करना चाहूंगा, खास तौर पे कि हम जो आदमी लोग हैं वो तो सब लोग फील्ड में निकलते भी हैं, वैक्सीन भी कराते हैं। खास तौर पे घरों में जो खवातीन है ना, उनको जरूर वैक्सीनेशन करा लीजिएगा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत कम एक्सपोज हैं। विटामिन डी की उनमें वैसे कमी हो जाती है। जी जी। एचबी उनका कमजोर होता है आमतौर पे। यहाँ पे जो ब्लड में एचबी लेवल काफी लोगों का कम हुआ है, तो उस नजरिए से भी उनके लिए जरूरी है। और खास तौर पे इसलिए भी जरूरी है कि वो लोग बच्चों के पास ज्यादा रहते हैं, बच्चे उनके पास ज्यादा रहते हैं, तो अगर उनको भी वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो बच्चों को खतरा बढ़ता है इससे। तो ये भी एक जरूरी अपील है कि खवातीन को जरूर लगवाइएगा सब। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे होगा, इंशाल्लाह हम कराएंगे और करते हैं और इनको मोटिवेट करके इसका अमल में लाएंगे। मैं इसके बाद मौलाना याह्या करीमी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना संदेश एक 10 सेकंड में हमारे सभी सुनने वालों को दें। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मेवात में पहली लहर और दूसरी लहर जो आई, उसमें जो है सबसे बड़ा किरदार हमारे प्रशासनिक हजरात का रहा। खरकटा जी और जो है पंकज जी जो डीसी सब थे पहले, उन्होंने बड़ी मेहनतें की और हमारे एसपी साहब ने भी। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो नए डीसी सर आए हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी कि उन्हें एनएम से और दूसरे लोगों से बात कर उनकी जो हौसला अफजाई की है। मैं समझ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और अगर इससे हमने दिलो जान के साथ लड़ाई लड़ी और वैक्सीनेशन पाबंदी के साथ कराया, जो हमारे डीसी सर ने और हेल्थ विभाग ने जो हमें बताया है कि हाथ धोना और दूरी बनाए रखना, इस पर हम अमल करेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। मेरी इस वक्त गुजारिश है तमाम जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हजरात हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं। उसके बाद हम उलमाए किराम, जितने भी मसाजिद के इम्मा हजरात हैं और जितने भी जिस मजहब के धार्मिक गुरु हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि पहले वो मंजर-ए-आम पर आगे आकर वैक्सीनेशन कराएं। उम्मीद है कि जब आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो फिर आवाम जो है आपके पीछे पहले भी थी और आज भी है, पहले भी बात मानती थी, आज भी मानती है। इंशाअल्लाह फिर आपका 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। हम समाज के लिए, कौम के लिए, अपने इलाके के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। डीसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो इस तरीके से हमारी और सब लोगों की जो हौसला अफजाई की है, उम्मीद है कि अब हम इस लड़ाई पर काबू पा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब इसके बाद मैं सबसे अंत में जो हमारे मौलाना साबिर हैं, तो मौलाना साबिर जी जो हैं वो उर्दू के शिक्षक भी हैं और आने वाले हफ्ते में, जैसे आज हमने सेवका में कैंप लगाया 100% वैक्सीनेशन सेवका का कराने का जो हमारा लक्ष्य है, वैसा हम साकरस जो हमारा गांव है उस गांव में भी हम लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसमें हम आज मौलाना साबिर जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त करें और बताएं कि उनकी क्या प्लानिंग है। जी मौलाना साबिर। मैं सबसे पहले तो सदर जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब मौलाना याह्या साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमें बारहा इस मामले में झंझोड़ते रहते हैं। और उसी दिन से मैं, चाहे कोई मामला हो, हमारा मुल्क इस बीमारी से जब लड़ रहा है, हम पूरे तरीके से जान की बाजी लगाकर, चाहे गरीबों का कोई मामला है, हमने पूरी हेल्प और मदद करी है जमीयत के प्लेटफॉर्म से। अब वैक्सीन का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले मैंने खुद ने वैक्सीन लगवाई थी और लोगों को मैसेज भी दिया था कि भाई वैक्सीन खुद लगाएं। और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो भी अफवाह आई है उसका मैंने खुद ने जवाब दिया है और लोगों को समझाया है। अगले हफ्ते के लिए हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने उलमा और आइम्मा से बातचीत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन इंशाल्लाह लगवाएंगे। जब पहली मर्तबा मैंने वैक्सीन लगवाई थी, मैंने खुद ने वहाँ उसका उद्घाटन किया था। उस दिन हमारे गांव में सिर्फ 99 लोगों ने लगाई थी, मगर अब हमने उन 99 लोगों को तैयार किया है कि वो लोगों को समझाया जाकर कि भाई देखो, हमने 99 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को बुखार जुकाम कुछ भी नहीं हुआ है। अब वो 99 लोगों की जिम्मेदारी को 5-5, 10-10 लोग तैयार करके लाएं। अब हम अगले हफ्ते में जितना वैक्सीन लगेगा
और वो सारे लोग इकट्ठा करके लाएंगे। उसके बाद फिर एक और इसी तरीके से जो वैक्सीन लगाएंगे उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे, क्योंकि लोग डरते हैं। अब जब आदमी तजुर्बे की बात उनसे खुद करता है, मैं कहता हूं जब किसी दूसरे से, तो बहुत से कह देते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई, मैं कह देता हूं मैंने खुद ने वैक्सीन लगवाई है। नुका आपको कोई परेशानी, मैंने की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह पूरे अपने गांव को कंट्रोल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हज़रत मौलाना याहिया साहब करीमी जो हमारे जमीयत के सदर हैं, और हजरत की सरपरस्ती में हम हमेशा से काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ और करता भी रहता हूँ, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जी मीनाक्षी जी, मैं भी एक बार मौलाना साबिर साहब का, याहिया करीमी साहब का, याकूब शेख साहब का, और जितने मौजूद लोग आज जुड़े हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मौलाना साबिर साहब से मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे समय मिला तो आपके कैंप में मैं खुद हाजिर होने की कोशिश करूंगा जनाब, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वेबिनार के जरिए, जो कि आज हमारा 6वां वेबिनार था, और उसमें हमने ये देखा कि जो लोग जुड़े थे आज वो अपने गांव में कैंप लगा रहे हैं। जो 21 जून को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि वैक्सीन फ्री हो जाएगी, उस दिन भी 3 मौलानाओं ने अपने गांव में कैंप लगाए थे, जो कि हमारे इस अभियान से जुड़े हुए थे और वेबिनार में आते थे। और उसके बाद आज रमजान चौधरी साहब ने अपने गांव सेवका में लगाया है, और अब साकरस में लगाने की कोशिश करेंगे। मीनाक्षी जी, अपने जो डॉक्टर स्नेल हैं और जो डॉक्टर साहब हम जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया जरूर अदा कर दीजिएगा। एक इस मौके पे एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा जी। नीति आयोग ने एक बड़ा अच्छा एक मुहिम चलाई है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित तुम सुरक्षित। तो उसके तहत भी कुछ वॉलंटियर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, जो वॉलंटियर्स जाकर के उन लोगों को खास ख्याल रखेंगे जो किसी वजह से बुजुर्गवार हैं, बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं, या बच्चे कहीं रोजगार के सिलसिले में बाहर हैं। तो उन लोगों की, जो कुछ लोग किसी वजह से मतलब हैंडीकैप्ड हैं, बीमार हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी ध्यान देखरेख के लिए वो वॉलंटियर्स जाएंगे और उनको सभी मदद, तमाम मदद मुहैया कराएंगे। तो उसमें सभी उलमा साहिबान यहाँ पर हैं, उलमा साहिबान, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि हमें ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करने हैं। तो मैं हम सुरक्षित तुम सुरक्षित वाली जो मुहिम है, उनको सबको हिफाजत मिले, मदद मिले। आज के दिन सबसे बड़ा हौसला जो है वो एक दूसरे से मिलता है। किसी को बीमारी अगर हो गई है तो उससे सिर्फ उसका हालचाल पूछ लीजिए, खैर कुछ तो पूछ लीजिए, तो उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है आदमी की कि जी हाँ, समाज के लोग मेरे साथ हैं। कोई बुजुर्गवार है, उनसे पूछ लीजिए कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तो कोई बाहर से कोई सामान लाना है, सब्जी सामान लेके आना है, तो हम ला के दे दें आपको, हम मदद कर दें। तो इससे लोगों को बहुत हौसला अफजाई होगी, मदद मिलेगी। और इसके अंदर आप जो उलमा साहिबान हैं, आप जो मोजिज दीनी खुदवा हैं हमारे समाज के, आप सबका एक भी स्टेप, एक जो आपकी आवाज है उस पर बहुत सारे लोग आगे आएंगे और मदद करेंगे उसमें एक दूसरे की। डॉक्टर साहिबान का भी बहुत शुक्रिया और बाकी सभी लोगों का। डीसी सर आदाब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा के पास वॉलंटियर की शक्ल में भारतीय स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स जो है ट्रेनिंग याफ्ता मौजूद हैं, और भी कमिश्नर की ट्रेनिंग की हुई है। हमारे पास बड़ी तादाद में वो जमीयत यूथ क्लब के बच्चे मौजूद हैं। हम सुरक्षित और तुम सुरक्षित की अभियान को हम उन बच्चों के साथ और आपके हुक्म के मुताबिक उन वॉलंटियर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जी जी साहब, बिल्कुल, हम सभी वॉलंटियर्स का इस्तकबाल है, स्वागत है जी आपका। आइए और हम सब मिलकर के इस मुहिम को भी कामयाब करें और इस वैक्सीनेशन की मुहिम को भी कामयाब करें, ताकि हम पूरे समाज को, पूरे आवाम को सुरक्षित महफूज रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस ऑफर का, और निश्चित तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जो हमारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, उनको हमारा बहुत बहुत सैल्यूट कि वो इस मुसीबत में वो सामने आकर के हमारा साथ निभा रहे हैं। और आशा है कि हम आगे चल के उनके ऊपर बोझ ना बने, हम वैक्सीन लगवा लें, और तीसरी लहर की संभावना को अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम उसके प्रभाव को कम कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहल आपका। और आशा है कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो एक बार मेवात आकर के मेवात की जनता से मिलिए, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत। हाँ, मैं अगर अगली बार जब मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने आपको बोला भी है
कि मैं जरूर जाकर एक बार नू में जाऊंगा और वहाँ पे लोगों से मिलूंगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत रहेगा डॉक्टर साहब, और आप सभी लोगों को, बाकी को सबको शुक्रिया। खुदा हाफिज, नमस्कार। मैं इजाजत लूंगा जी, आप अगर आगे शुरू करें तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अब इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। थैंक यू।